आइए से स्टार्ट। आइए से 500 चैप्टर 4 3 एरियाज 500 230 और सैम्पलिंग यानी कि 530। शुरू करते हैं पहले 500 के साथ, फिर जाएंगे 230 पर, फिर जाएंगे 530 के ऊपर। सर 6 सवाल है हमारे पास और 6 के 6 सीधे सवाल हैं जो कि उसने अभी तक इस एरिया से टेस्ट किए हैं। ऑटम 10 में उसने कहा कि एक्सप्लेन द टर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्ड एविडेंस। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। आपने इन दोनों को उठा के 4 नंबर के लिए डिफाइन कर देना है कि एक क्वांटिटी का है और एक एस्पेक्ट क्वालिटी का है, और इसमें आपने 2 बातें करनी है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। तो मेरा नहीं, हाँ जी पूरा आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि 4 नंबर के लिए आपको कोई मुश्किल इस सवाल में आ सकती है। ये 4 नंबर पक्के हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑर्डर्ड एविडेंस फॉर 12 मार्क्स। आपको 7 बातें पता हैं जिसमें से वो 6 पूछ रहा है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो कोई से 6 आपने एक्सप्लेन कर देने फॉर 12 मार्क्स। क्या कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। सर स्टेट एनी 2 फैक्टर्स विच द ऑडिटर शुड कंसिडर टू एंश्योर द रिलायबिलिटी। क्या मांग रहा है आपसे? हमारे पास 5 क्या होती हैं भला जनरलाइजेशंस, उसमें से कितनी आपसे मांग रहा है? 2। तो 2 नंबर के लिए 2 बातें आसान है, कोई मुश्किल बात? ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर इवेल्युएट्स द सफिशिएंसी ऑफ ऑर्डर्ड एविडेंस। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंसी। वो किस तरह हम लोग निकालते हैं? क्वांटिटी बाय प्रोफेशनल जजमेंट। और किस चीज़ पे ये डिपेंड कर रही होती है? आपकी रिस्क के ऊपर, उस रेलेवेंट एरिया के ऊपर। तो वो सारी बातें आपने उठा के मेंशन कर देनी है पॉपुलेशन के ऊपर। 4 नंबर के लिए अगेन प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का पूछा उसने स्प्रिंग 16 में। आखिरी सवाल जो करीब की अटेम्प्ट का, दैट इज़ फ्रॉम स्प्रिंग 22, जिसमें उसने कहा कि सर रिलायबिलिटी को असेस करना है तो 5 नंबर के लिए मुझे 5 बातें बता दें, 5 जनरलाइजेशंस। तो क्या कोई सवाल हमें मुश्किल लग रहा है? ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये एक अनॉमली है फॉर 12 मार्क्स। 5 4 4 3 ऑन एवरेज शायद 4 नंबर का सवाल आपको यहाँ से टेस्ट हो सकता है। और जो उसका फेवरेट एरिया दैट इज़ द 5 जनरलाइजेशंस, या वो आपसे सफिशिएंट को और अप्रोप्रिएट को डिफाइन करवा सकता है। हाँ, अगर मूड में आए तो ये वाला सवाल वो रिपीट कर सकता है, मगर कम मार्क्स के लिए। शायद आपसे 3 बातें पूछ ले, 4 बातें पूछ ले, और कोई 4-5 नंबर के लिए वो टेस्ट कर रहा हो। ये वाला सवाल क्लियर है कि 6 बातें कौन सी हैं? कौन सी वाला? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो दुआ करके जाइएगा कि आपको आगे से 500 में से सवाल आए, वो एरिया जो कि आपको इजी मार्क्स दे सकता है। इतनी दूर बैठे हुए, करीब आ जाए, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने आगे भी लगे हैं। मेरी आवाज़ अगर सही आ रही तो मसला नहीं है, फिर ठीक, फिर आप बेशक और दूर हो जाएं। हैं? ये तो मैं चाहता हूँ कि आप नज़रों से दूर हो जाएं। सर आए ज़रा 230 के ऊपर। हम आसान एरियाज़ को पहले कवर कर लेते हैं ताकि मुश्किल फिर हम एक ही दफ़ा पहुँचें। एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 सवाल और रीसेंट अटेम्प्ट में 1 सवाल आ चुका है, तो चांसेस कम है, मगर हम इसको छोड़ नहीं सकते। 10 नंबर के लिए उसने आपसे कह दिया कि भाई मुझे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लिख के बता दें। 10 नंबर के लिए उसने आपसे पूरा स्टैंडर्ड मांग लिया, यानी कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि कब आया? ऑटम 9 में। तो इस तरह का सवाल अब आने के चांसेस नहीं है, तो इसको आप फिलहाल इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड उसने कहा 10 नंबरों के लिए मुझे बता दें, एक्सप्लेन कर दें। आपने एक जगह पे जाके प्रेजेंटेशन देनी है तो बताएं क्या क्या बातें करके आएंगे, तो वो सारी बातें आपने उठा कर लिख देनी। The preparation of working papers is an integral part of the auditor's responsibility. Identify the factors that auditor should consider while determining the form, content और
एक्सटेंड, रट्टा है, लिख लेंगे। 7 नंबर पक्के हैं। क्या बातें मेंशन करेंगे यहाँ पे? मुझे कोई सी 5 बातें बता दें। बताएं। फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंड में क्या बातें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे फॉर 7 मार्क्स? किताब की हेडिंग है यार। किताब की हेडिंग है मेरे भाई, अगर आपको मैं बताऊं। ये फर्स्ट पेज के एंड पे लिखी हुई है। ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, समरीज, लेटर्स, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद नेम ऑफ क्लाइंट, डेट, शेड, किसने बनाया, कौन रिव्यू कर रहा है, वो सारी बातें आपसे मांग रहा है। अच्छा जी, फिर एक सवाल जो कि कुछ हद तक हमें लॉजिकल नज़र आ रहा है। कैन द ऑडिटर डिस्कार्ड एनी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ रिपोर्ट? नहीं, वो उसको अपने पास सेव रखता है। कब तक? 2 बातें हैं, एज पर कंपनी लॉ 10 साल और एज पर स्टैंडर्ड, और जहां पे कंफ्लिक्ट हो तो कौन प्रिवेल करेगा? कंपनी लॉ, यानी कि 10 साल। The changes that can be incorporated during the final file assembly process, citing 3 such examples. हाँ जी बताएं, आप किस तरह की चेंजेस कर सकते हैं एक रिपोर्ट को, एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद? कुछ ये 3 एग्जाम्पल बता दें। सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, और कोई लॉ में चेंज आ गई, उसका आपको MOA चेंज करना पड़ गया, और कुछ चीज़ मिस हुई भी थी उसको ऐड कर दिया, कोई प्रोविजन की बात, वारंटी की बात, जहाँ पे आपने पीछे जजमेंट लगाई है, अगर आप उसको चेंज करने वाले हैं तो आप यहाँ पे जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द सर्कमस्टांसेस under which it becomes necessary to modify the existing documentation or add new documents after the issuance of auditor's report and the matters that should be documented। भाई इससे सीधा सवाल वो क्या पूछे आपसे? मॉडिफिकेशन वाली सारी कहानी आपने उठा के लिख देनी है। तो ये एरिया भी तकरीबन क्या है ही आपका क्रैमिंग बेस्ड। सर, while reviewing the final audit file of XYZ Limited for the year end 14, you have identified certain amendments which were made in the final file. Comment करें in the light of ISA on the above situation। क्या कह रहा है ऊपर आपसे? अमेंडमेंट की बात कर रहा है, मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। जो बात नीचे उसने पूछी थी वो उसने ऊपर ज़रा 7 नंबर के लिए फैला के डिस्कस कर ली है। तो मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट वाली बात आपने यहाँ पे एज इट इज उठा के लिख देनी है। हाँ, मॉडिफिकेशन वाली बात कर रहा हूँ कि आप सर्टन अमेंडमेंट्स करने को तैयार हैं आफ्टर द फाइनलाइजेशन, तो वो मॉडिफिकेशन वाली बात आ जाती है। सर, असेंबली में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती हैं असेंबली में? जिम्मेदारियां कहाँ पे लिखी हुई पता है क्या? आपको एक हेडिंग मिलेगी असेंबली के नाम से, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, ये लिख देना आपने। The audit report of Salim Limited was signed on 30 April. After the issuance of the report, the auditor was informed that a major debtor has become bankrupt. As per ISA 560 बताएं, एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट है। तो आपने स्पेसिफाई करने हैं मैटर्स जो कि आप मेंशन करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। अगेन मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। फाइल डॉक्यूमेंटेशन बन चुकी है, होने के बाद कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो आप कैसे कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे। तो अगेन मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंटेशन, ये वाली हेडिंग आपने उठा के लास्ट पेज पे जो मेंशन है वो आपने उठा के लिख देनी है। क्या? तो अटेम्प्ट कब की है? स्प्रिंग। यही मैंने आपसे कल कहा था कि जो बहुत पुराने सवाल है ना, इनके मार्क्स को आपने दिल पे नहीं लेना। ऊपर कितना मार्क्स का है तो ये एक्चुअल में इतने मार्क्स नहीं होना चाहिए। असल में मसला ये है कि इससे पीछे चीज़ें कंटेंट ज़्यादा हुआ करता था, अब उतना नहीं है। तो वो मार्क्स आपको लग रहे हैं कि ओवर स्टेटेड है, आपने उसके ऊपर परेशान नहीं होना। आपने उतना तैयार करना जितना किताब में मेंशन है, और मार्क्स वो देखने जो कि करंट अटेम्प्ट में वो पूछ रहा है।
हमारा 500 ख़त्म हो गया, हमारा 230 ख़त्म हो गया। आए सैम्पलिंग पे। सर ये आपने क्वेश्चन 1 करवाया ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी वाला, ये मेरी बुक में आपकी बुक में नहीं है? आपकी बुक कौन सी है? सर आपसे कोई बात नहीं, आप इनकी बुक से एक तस्वीर खींच लो। बुक हेयर भी है। खैर ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो वो जब आप जाओगे ना उसमें ग्रुप में, तो ऊपर हम बार बार आपसे शेयर कर रहे हैं कि नॉलेज बैंक आप वहाँ से ले सकते हो, नहीं तो किसी भाई की तस्वीर खींच लो, मतलब किसी भाई की किताब की तस्वीर खींच लो। सर स्टेट एनी 2 फ़ायदे, एनी 2 नुकसान ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी आपने आज फ्रेश पढ़ा होगा, ये बहुत ही फ्रेश पढ़ा आप लोगों ने, है ना? आज ही पढ़ा आप लोगों ने। तो स्टैटिस्टिकल के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान। कॉस्ट ज़्यादा है, ये नुकसान है, और एक्यूरेसी आती है, बायसनेस नहीं होती है, ये फ़ायदे हैं, और ट्रेनिंग रिक्वायर करनी पड़ती है, कॉस्ट वाली बात, तो ये उसके नुकसान में चीज़ आ जाएगी। और अगर आप किताब में जाएं तो जहाँ पे आपको सैम्पलिंग शुरू होती हुई मिलती है, आपको एक टेबल मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा। मैं आज किताब खोल नहीं रहा यहाँ पे, ये सेकंड पेज के ऊपर आपको पॉइंट ए में बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो 4 नंबर के लिए आपसे बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड सवाल आए कि आपने टेस्ट किए। डन? तो ये सवाल तो मेरा डन हो गया। ये कब आया था? ये आया था स्प्रिंग 22 में। हम एक बड़ा सा सवाल देख रहे हैं, फिलहाल इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। सुनता हूँ। एक सवाल मुझे मिल गया 2 नंबर का, उसने कहा लिस्ट एनी 4 वेज इन विच द डेटर बैलेंसेस में बी स्ट्रेटिफाइड। किस किस तरह कर सकते हैं? बाय जोग्राफिकल लोकेशन, बाय प्रोडक्ट्स, बाय टाइप ऑफ सेल, बाय अमाउंट, बाय प्रोविजंस, बाय एज। तो 2 नंबर के लिए आपने कोई से 4 मेथड्स उसको बता देने हैं। टाइम पीरियड, क्रेडिट टाइम पीरियड, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। 2 नंबर पक्के हैं? ठीक है सर, पार्ट ए हमने कर लिया। बी को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। व्हाट आर द मैटर्स विच द ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग ए ऑडिट सैंपल, डिटर्मिनिंग इट्स साइज और सिलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स। क्या सैंपल कैसे कैसे बनाया जाता है, आपसे वो चीज़ पूछ रहा है। तो किताब के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में सैम्पलिंग कैसे करनी है उसके बारे में सारी बातें आपसे डिस्कस की गई हैं। ज़रा खोलें। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स वाली बात, ऑडिट सैम्पलिंग वाली बात, जो बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे उठा के मेंशन। कौन सा? नहीं, असल में वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मैटर्स विद ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ सैंपल, डिटरमिनिंग इट्स साइज। हाँ ठीक है, वो साइज की बात भी कर रहा है, तो आप वो वाली बातें भी उसमें मेंशन कर रहे होंगे। मगर 3 नंबर है ना, मसला ये है, मार्क्स 3 है, तो जजमेंट अब आपकी है, जितना लिख सकते हैं उसमें लिख दें। अब अगेन कम ज़्यादा में मसला है तो ज़्यादा लिख दें, और आपके पास वहाँ पे टाइम मैनेजेबल है तो लिस्ट करना है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वो फैक्टर्स बता देना 1 बाय 1 करके। सर ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। 1 नंबर के लिए देखिए, आई कैप कभी कभी आपसे इतनी गहराई में भी जाके चीज़ें पूछ लेता है। 1 नंबर के लिए बता दें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है। अब एक बच्चा 48 में फेल हो रहा था, 1 नंबर यहाँ से लेके वो पास हो सकता है। 49 पे आके आप फेल नहीं करता, 49 पे आके आप फेल नहीं करता, पक्की बात है। जो होता है उसको पकड़ के लेकर आए। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की डेफिनेशन कहाँ पे आपको मिलेगी? 3rd पेज के ऊपर सैंपल सिलेक्शन मेथड के अंदर 2nd पॉइंट, जिसके अंदर आपने वो फॉर्मूला भी मेंशन करना है, गैप वाला। वो फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। वहाँ से एक हमें मिल गया गैप, और ऊपर हमने एक रैंडम बेस के ऊपर एक आइटम को सिलेक्ट कर लिया, उसमें उस गैप को ऐड करते जाना। डन? फिर नीचे क्या पूछ रहा है? सर डिफरेंशिएट कर दे बिटवीन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को। ये मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में जाके, मगर ये आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में। तो जस्ट आपने दोनों को सामने सामने रख के डिफाइन कर देना।
सर डिफरेंशिएट कर दे बिटवीन स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क को। कितने सीधे सवाल वो आपसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, आजकल भी आ सकते हैं। रिसेंटली उसने भला क्या पूछा है, फ़ायदे और नुकसान, स्टैटिस्टिकल। रिसेंट सवाल जो है ना सैम्पलिंग में से, वो बिल्कुल सीधा सवाल आया। हाँ, चूँकि वो बिल्कुल सीधा सवाल आया है तो चांसेस हैं कि वो अब आपसे कुछ टेढ़ा पूछ सकता है। तो 5 नंबर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत है, या है? नहीं है। अच्छा जी, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच एन ऑडिटर मे डिसाइड टू एग्जामिन द एंटायर पॉपुलेशन। हाँ जी, कब करता है वो 100% के ऊपर? कुछ बातें थी, स्मॉल पॉपुलेशन हो, रिस्क ज़्यादा हो, सिग्निफिकेंट, रेपिटेटिव वाली बात, रिस्क है, रिस्क ज़्यादा होगा। तो किताब के अंदर जब आप जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पेज, और लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग द 100% आइटम्स या 100% एग्जामिनेशन। तो पॉपुलेशन स्मॉल नंबर की हो, लार्ज वैल्यूज़ की हो, रेपिटेटिव वाली बात ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सकती हो, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, सारी कहानी आपने यहाँ पे 3 नंबर के लिए मेंशन कर देनी है। सर हमारे पास सीधे सवाल तो हो गए, अब ख़त्म। इस सैम्पलिंग में से उसने टेढ़े सवाल कितने पूछे हैं, यानी कि जो सिनेरियो हैं, 1, 2, 3 और 4। मज़े की बात यह है कि चारों तकरीबन एक ही पैटर्न पे उसने पूछे। चारों सवाल उसने तकरीबन एक ही तरह के पैटर्न पे पूछे हैं। आइए देखते हैं आखिरी सवाल पहले। सर ऑटम 9 में उसने क्या पूछा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। आपसे 3 बातें पूछी गई हैं कि एक्सप्लेन करें हाउ द ऑडिट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, लिस्ट अदर वेज जिसमें आप कैटेगरीज बना सकते हैं, गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिट टीम मेंबर्स। तो कुछ बातें ऊपर हुई होंगी, आइए इसको पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर, अस्तगफिरुल्लाह, आपको ऑडिट मैनेजर बना दिया, अल्लाह खैर करे ऐसे ऑडिट का। ऑन अ क्लाइंट वे द एनुअल सेल इज 640 मिलियन, एक ऐसा क्लाइंट जिसकी सेल कितनी है 640 मिलियन, और आप वहां पे कौन है, ऑडिट मैनेजर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनुअल ऑडिट द फॉलोइंग टेबल वाज डेवलप्ड बाय एन ऑडिट टीम मेंबर टू कैटेगराइज द एनुअल सेल। उसने 3 कैटेगरीज बना दी हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। ए में कौन है, 50 सेल्स वाले नहीं 50 ट्रांजैक्शन वाले लोग जो कि 300 मिलियन की वैल्यू रखते हैं। कैटेगरी बी में 100 एंट्रीज हैं, सी में 500 एंट्रीज हैं, 200 मिलियन और 140 मिलियन, कुल मिला के 640 मिलियन। सोहेल एक टीम मेंबर है, उसको ये लगता है कि अगर हम सारी की सारी कैटेगरी ए को वेरीफाई कर ले तो हमें बाकियों को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाउएवर अदर टीम मेंबर्स डू नॉट एग्री एंड कंसिडर दैट प्रॉपर सैम्पलिंग शुड बी carried out from the total population and categorization should be ignored. Explain how the efficiency can be improved by using above table. हाँ जी, इस टेबल में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इसको स्ट्रेटिफाई कर दिया, 3 कैटेगरीज बना दी हैं, ए, बी और सी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज या सेल्स या अमाउंट। तो ज़रा मुझे बताइए इस कैटेगरी को यूज़ करते हुए हम अपने ऑडिट की एफिशिएंसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हर कैटेगरी से सैंपल लें, कैटेगरी ए के अलग को टेस्ट करें, बी को अलग टेस्ट करें और सी को अलग टेस्ट करें। ए का जो रिजल्ट आया होगा उसको प्रोजेक्ट करें ए के ऊपर, बी का बी के ऊपर और सी का सी के ऊपर, तब जाके हमें तकरीबन हर कैटेगरी से कोई ना कोई सैंपल साइज मिल रहा होगा और हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। ए से पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कम है और अमाउंट ज़्यादा है, तो हम ए को पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ए का रिजल्ट हम बी और सी पे कैटेगराइज नहीं कर सकते। यानी कि जो बात सुहेल भाई कह रहे हैं वो बात गलत है, उस तरह से नहीं होगा। लिस्ट डाउन द अदर वेज इन विच इट मे बी कैटेगराइज्ड। हाँ जी, इसके अलावा कोई और है तरीका,
टाइम पीरियड। तो इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे मेथड्स हैं जिस तरह हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सुहेल। सुहेल ने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ए को देख लो और उसका रिजल्ट बी और सी पे वो कर दो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 3 क्या बना दी हैं, कैटेगरीज या स्ट्रैटम या और एक लफ्ज होता है, हाँ, क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स और स्ट्रैटिफिकेशन ब्लॉक्स। तो ए का ए पे करेंगे, बी का बी पे और सी का सी पे करेंगे। अच्छा, दूसरे टीम मेंबर्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई इसको छोड़ दें, किसी भी तरह की स्ट्रैटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 640 को लेते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें हर तरह की कैटेगरी का रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा, तो हम एक अच्छे एविडेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओवर ऑडिटिंग हो सकती है, कॉस्ट ज़्यादा लग सकती। तो ये सारी बातें आपने 11 नंबर के लिए लिखनी थी। कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं उसने पूछा है। देखा जाए तो ये सवाल थ्योरी का ही है, सिर्फ उसने आपको सिनेरियो देकर कुछ चीज़ें मोल्ड आपसे करवा दी हैं। इतने मुश्किल ये एरिया नहीं है। अच्छा जी, कमेंट ऑन द सैम्पलिंग अप्रोच, और बताएं कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीकाकार है या नहीं है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। While reviewing the audit planning documentation, you found that the audit team has selected 100 out of a total of 2550 debtors। 2550 में से सिर्फ 100 निकालने हैं, तो क्वांटिटी मुझे कुछ हद तक कम सी लग रही है। अच्छा, अभी 100 की कैटेगरीज क्या हैं? 50 लार्जेस्ट डेटर्स थे उनके पास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40% थे। उसमें से सिर्फ 10 लोगों को चूज किया है। यहाँ पे हम 100% की तरफ जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग तो थे। 90 अदर डेटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू हैज़ार्ड सैम्पलिंग। इससे क्या होता है? इसका एक नुकसान होता है, जजमेंटल है, बाइसनेस आ जाती है हैज़ार्ड से। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था? रैंडम कर लें या सिस्टमेटिक कर लें। इन शॉर्ट, स्टैटिस्टिकल में कोई सी भी कर लें, हैज़ार्ड को यूज़ ना किया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको बाइसनेस की बू आ रही होती है। ऑल डेटर्स बिलो 5000 वर इग्नोर्ड एज इममटीरियल। ये तो बहुत गलत बात है। इसमें रिस्क हो सकता है, तो इसको आपको सिरे से इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें से थोड़ा बहुत सैंपल साइज निकाल के वेरीफाई ज़रूर कर लें, शायद आपको कोई ना कोई मसला वहाँ से मिल जाए। बैलेंसेस जो कि गवर्नमेंट से ड्यू थे, कुछ आरपी से ड्यू थे, उनको इग्नोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या उसको छोड़ दें? 505 याद है? उसमें क्या करते हैं? पॉजिटिव भेजते हैं या नेगेटिव भेजते हैं? अगर वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उसमें, तो हम रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। वो तो कहेंगे, मगर 505 के मुताबिक किस तरह की कंफर्मेशन हम भेज सकते थे? कंडीशंस थी नेगेटिव की। अगर तो वो सारी की सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, तब इनको यहाँ पे हम नेगेटिव के लिए सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। बट सिरे से इग्नोर कर देना ये अच्छी बात नहीं है। हम उसको बिल्कुल ही साइडलाइन नहीं कर सकते। चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई रिस्क छुपा हो। तो एटलीस्ट नॉन स्टैटिस्टिकल कर लें, हैज़ार्ड कर लें, कुछ कर लें, बट इसमें से सैंपल चूज करके उस एरिया को टेस्ट लाजमी किया जाए। बिल्कुल छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मज़े की बात यह है कि अगर हमें इनको नहीं कर रहे हैं और ऊपर वाले 2 को कर रहे हैं, तो क्या इनका आंसर हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर उसने स्ट्रैटिफाई नहीं किया तो हमें स्ट्रैटिफाई करना चाहिए था। जैसे ये है ना, 5000 से कम, तो हम 3-4 कैटेगरीज बना लें। 5000 से कम, 5 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से ऊपर। और जिस तरह हमने पिछले सवाल में देखी हैं कैटेगरीज, उस तरह हम इंडिविजुअल स्टैटमेंट में जाके उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, और हर एक का जो रिजल्ट आया है उसको प्रोजेक्ट कर लें सिर्फ उसी कैटेगरी की पॉपुलेशन के ऊपर। तो 4 नंबर के लिए उसने आपसे बहुत सारी बातें पूछी है। उसकी वहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर वो सारी मीट करती हैं फिर आपने करना। तो हमें कुछ ना कुछ तो कंफर्म करना है ना
वी कैन इधर गो फॉर ऑल्टरनेट्स, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बिल्कुल ही खाली उसको नहीं छोड़ना। तो 4 नंबर के लिए तकरीबन रट्टे वाला सवाल है, मगर थोड़ी बहुत लॉजिक आपसे टेस्ट कर रहा है। मांग क्या रहा है? सैम्पलिंग अप्रोच। जो बातें ऊपर कर रहा है हर पॉइंट में, क्या वो बात सही है या नहीं, आपने उसको मेंशन करना था। और बताएं ऑल्टरनेटिव मीन्स। तो क्या है मेरे पास? एक स्ट्रेटिफिकेशन हैफाजर्ड की जगह पे रैंडम यूज़ करें और कोशिश करें कि सिस्टमैटिक की तरफ जाएं रादर देन नॉन सिस्टमैटिक की तरफ जाएं, और जिनसे बिल्कुल भी पूछा नहीं जा रहा उनसे पूछ लें। तो 4 नंबर के लिए हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब ये सवाल आप लोगों ने करना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तकरीबन वही सवाल है, ज़रा कोशिश करें हाथ पांव चलाएं, कॉपी पेंसिल खोल लें, फिर लिखो भी, ट्राई करें। अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 15। ऑटम 15 जी, ट्राई करें। ओए होए, पोस्ट लग गई। ठाकुर तो गए हो। तकरीबन वही सवाल है ना, तकरीबन वही सवाल। इसमें भी यही कह रहा है कि हम ए और बी को अगर वेरीफाई कर लें तो सी डी को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने पीछे क्या कहा था कि ए को वेरीफाई कर लें, बाकी बी और सी को रहने दें। तो जो बातें वहाँ पे की थी वही बातें यहाँ पे आपने उठा के रिपीट कर देनी है। वहाँ पे भी कह रहा था कि हैफाजर्ड कर लो, यहाँ पे भी आपसे हैफाजर्ड की तरफ ही लेके जा रहा है। क्या इक्वल चांस है ना, उसमें नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं? रैंडम में होते हैं। तो आपने हैफाजर्ड की तरफ जाना ही नहीं है। इसका नुकसान क्या है? बाइसनेस आ जाती है, और रैंडम में कोई बाइसनेस नहीं होती है। Selection of sample should be done systematically, whereby items constituting 10% of the amount in each category should be selected as a descending order. ये क्या बात कर रहा है? Selection of sample should be done systematically। सिस्टमेटिक का फॉर्मूला ये होता है कि हर 10% वाली अमाउंट निकालते हैं? नहीं, उसका पहले हम निकालते हैं गैप, और फिर एक निकालते हैं रैंडम सैंपल, और उसमें उस गैप की अमाउंट को ऐड करते चले जाते हैं। तो उसको बताएंगे 10% वाली बात गलत है, उसका असल फार्मूला ये है, हम उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। तो 5 नंबर के लिए तकरीबन वही बातें उसने उठा के आपसे पूछी हैं। तो अगर ये सवाल कर लें या वो सवाल कर लें, तकरीबन एक ही बात है। तो 2 पे आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, कोई सा एक कर लें, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। फिर तीनों सवालों को मिला के एक और सवाल बना दिया, ये वाला सवाल। कोई 4 का था, कोई 5 का था, कोई 3 का था, तो अब उसने 10 नंबर के लिए पूछ लिया और पूछा क्या कि बताएं सैम्पलिंग अप्रोच में वीकनेस क्या क्या है और आप कैसे कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उसको चेंज करने के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आप लोगों ने करना और मैंने सिर्फ आपसे पूछना 1 बाय 1। 10 नंबर है तो मुझे कोई से 5 आपसे चाहिए होंगे वीकनेसेस। वालेकुम सलाम। हम आखिरी सवाल पे हैं और आप हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर बात भी कर लिया, हम सवाल कर लें। अभी पढ़ लिया, सवाल कर लो भाई। हसन भाई इनको छोड़ हैं बाहर, सवाल कर लें तो यार बच्चों को, आपको। हाँ जी, इसको जरा लिखें, इस सवाल को
लिख के सॉल्व करना है, बहुत टाइम हुआ, बस खुला टाइम पड़ा हुआ है आज, इसको लिखें। क्या तब तक मैं मंगवा लूंगा अगर आपका कोई रजिस्टर बाहर खुला हुआ। नोट्स इसमें पेन है, यार सवाल कर लें। सर 4 बातें कर रहे हैं और कह रहा है कि बताएं क्या क्या है वीकनेसेस और कैसे कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी मेड। पहला पॉइंट क्या है, सेल्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रुपीज 800 मिलियन नेट ऑफ सेल्स। ये नेट ऑफ सेल रिटर्न क्या होता है? तो क्या कोई आईएएस कहता है कि हमेशा ही सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करके इनकम स्टेटमेंट में हमेशा नेट ऑफ सेल्स ही रखना है? नॉर्मली क्या होता है, ग्रॉस सेल्स। तो ये नेट सेल्स जो यहाँ पे शो कर रहा है, यही बात ही सबसे पहले गलत है। इट शुड बी ग्रॉस सेल्स नॉट नेट सेल्स। तो पहली वीकनेस क्या है, इट शुड बी ग्रॉस सेल्स, क्योंकि सेल्स का एक अलग डोमेन है। आप अगर सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो नेट ऑफ सेल्स का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो सेल्स की अक्कासी तो नहीं कर रहा होगा ना। तो आपको पहले उसमें से खाली सेल्स निकालनी है, उसमें से सैंपल निकालना है, उस सैंपल का रिजल्ट आपने सेल्स के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, अलग अलग करना है। रिटर्न का अलग करेंगे और सेल्स का अलग करेंगे। नहीं, अभी भी नहीं है। हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए पूरी की पूरी अकाउंटिंग ख़राब नहीं कर सकते। हाँ, साल के एंड वो सेल्स को रिकॉर्ड करता है ना। सेल रिकॉर्ड हो गई, जो रिटर्न हुई वो नेक्स्ट ईयर में जाके होगी। तो इस साल में क्या हो रहा है, सेल्स तो हो रही है ना। देखें नहीं, देखें बात सुनें, जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो सेल रिटर्न को सेल्स में से माइनस क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज प्रॉपर थिंग क्या है कि आप सेल्स को अलग बताएं, सेल रिटर्न को अलग से माइनस करें, उसमें से नेट ऑफ ना करें। सेल्स अलग बताएं, नहीं 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 नहीं। अगर आपने सेल्स पे काम करना है तो फिर आप ग्रॉस सेल्स पे काम करना पड़ेगा, नेट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ग्रॉस सेल्स एक अच्छा बेंचमार्क है मेरे पास। दिस वुड बी यूज्ड, नहीं हमें नेट सेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस सेल्स। 50% ऑफ द नेट सेल्स रिप्रेजेंट सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब उसने आपको ब्रेकअप दे दिया, 50% किसका है, डिस्ट्रीब्यूटर का, 40% सुपर स्टोर का और 10% होलसेलर्स का। तो इसमें तो कोई मुझे मिस्टेक नजर नहीं आई। कंपनी सेल इट्स टॉयज टू 10 सुपर स्टोर्स ओनली, बस 10 हैं। तो अगर 10 हैं तो हम सबको काम इस पे सबको चेक कर सकते हैं। वो आर इनवॉइस्ड ऑन अ मंथली बेसिस। तो कितनी होंगी साल की, साल की 120। तो 120 क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है? नहीं, ये 100% वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40% और सिर्फ 120। तो दिस कैन बी फॉर 100%। मगर वो क्या कर रहा है, द ऑडिट टीम वुड टेस्ट ऑल इनवॉइसेस ऑफ जून एंड दिसंबर। यानी कि वो ब्लॉक की तरफ जा रहा है कि जून का पूरा चेक कर लिया, दिसंबर का पूरा चेक कर लिया, मगर जून का पूरा और दिसंबर का पूरा पूरे साल को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 120 है तो अब 100% की तरफ जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं और वो 40% है। अच्छा जी, इन एडिशन 2 इनवॉइसेस वुड बी चेक्ड फॉर ईच ऑफ द अदर 10 मंथ्स। उसने कहा बाकी जो 10 महीने उसमें से हम कोई से 2 निकाल के उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये भी कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 100% की तरफ जाना चाहिए। 120 और 40% बन रहा है। 100 सेल्स इनवॉइस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स वुड बी सिलेक्टेड हैज़र्डली। गलत है, आप उसको रैंडम कर लें। फिर मज़े की बात यह है कि उसने ऊपर आपको कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का कितना है 50 और किसका कितना है, होलसेलर्स का 10%। नीचे आके उसने कंबाइन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स। तो इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अलग अलग लेके चलें। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग से वेरीफाई करें और होलसेलर्स को अलग से वेरीफाई करें। तो ये जो 100 आपने इनवॉइसेस निकाली हैं, इसका ब्रेकअप ऐसा होना चाहिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली बातें भी आ रही हों और होलसेलर्स की बातें अलग से आ रही हों, और हर एक का रिजल्ट उसके अपने अपने स्ट्रैटम के ऊपर प्रोजेक्ट होना चाहिए। हैज़र्डली नहीं हो, क्या हो, रैंडमली हो।
फ्रॉम इनवॉइस फाइल्स, हाँ फ्रॉम इनवॉइस, ये क्या होती है? इनवॉइस फाइल्स क्या होती है? इनवॉइस फाइल जो रसीदें बनती गई वो एक फाइल में लगाते गए हैं। क्या ये अच्छा ऑप्शन है या सेल्स का लेजर एक अच्छा ऑप्शन है? सेल्स का लेजर एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे इनवॉइस फाइल नहीं करनी चाहिए, क्या यूज़ करें? सेल्स का लेजर यूज़ कर लें। The number of invoices to be checked has been determined considering the expected rate of deviation is low. The expectation regarding rate of deviation based on the fact that overall audit risk can be assessed as low. क्या रिस्क याद है? अगर आपको नहीं फिलहाल आता तो ये वाला पॉइंट आप फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर लें। चैप्टर 3 के बाद इस पॉइंट को पढ़िएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। ये रिस्क की बात कर रहा है कि जितना ज़्यादा रिस्क हाई है हमें कैसे कैसे उसमें सैंपल निकालना चाहिए। तो इस पॉइंट को छोड़ के, हालांकि इसमें भी गलती है, हम ऊपर से 5 बातें निकाल के आ चुके हैं। पहले क्या था? ग्रॉस सेल वाली बात, उसके बाद मंथली बेसिस वाली बात, उसके बाद ये यहाँ पे हम कर सकते हैं 100%, सिर्फ 120 है, उसके बाद 100 है, और ये क्या कर रहा है? हैपहैज़र्डली, ये नहीं होना चाहिए। क्या हो? क्या हो? रैंडम हो। और इनवॉइस फाइल नहीं, मुझे चाहिए सेल्स का लेजर। तो ये जनाब आपकी थी वीकनेसेस जो कि आपने आइडेंटिफाई करके उसका सलूशन बताना था। मुक गया 503। सवाल जो आपने इसमें से करना है वो एक ये वाला है, ये लाजमी करना है, और इसके साथ ये वाला कर लें, ऑटम 15 वाला। कम से कम ये 2 सवाल आपने लॉजिकल लिख के करने, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन हो कि यार मैंने इस तरह के सवाल लिखे हुए हैं। एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछेगा तो उसके करीब करीब का सवाल होगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। अब आपके सवाल लेते हैं। देखो, इनवॉइस फाइल में हो सकता है कि कोई रसीद लगाने से हम बाज आ गए हो, मतलब रह गई हो, मिस हो गई हो, उसकी चेकिंग कौन करेगा? कोई भी नहीं कर रहा। जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो क्या है? लेजर, तो उसका इस्तेमाल कर लें। और नहीं, लेजर तो आप 100% वेरीफाई करते हैं ना। आप जब सेल्स को वेरीफाई करने आए होंगे, सेल्स के एरिया को, तो आपने लेजर वेरीफाई किया होगा ना। तो जब वो वेरीफाई कर लिया है तो फिर कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ कम ज़्यादा हो। लेजर इनवॉइस से वेरीफाई हो गया ना। इनवॉइस फाइल क्या है? एक खाली फाइल बनी हुई है, एक अलग से फाइल बनी हुई है जिसमें सारी की सारी रसीदें जा रही हैं। यूज़ कर सकते हैं, मगर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। या लेजर यूज़ कर लें, या आप वो यूज़ कर लें, और नहीं GTN। और कोई सवाल? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि 10 सुपर स्टोर है और इनवॉइस जाती है मंथली बेस पे, तो 10 × 12 120, और ये 40% है। तो इसको कोशिश करें कि हैपहैज़र्ड ना करें, यहाँ पे हम लोग 100% को उठा के वेरीफाई कर लें। क्यों? क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, रिस्की है, और ट्रांजैक्शंस भी कितनी है? 120, जो कि ऑलरेडी कम है। ये गलत है, मगर अभी मैं करूँगा नहीं क्योंकि बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, क्लास की बात कर लेते हैं, मगर ये पॉइंट आपने करना ज़रूर है, मगर रिस्क को पढ़ने के बाद। डन? अल्लाह दे वाले।